जो सिलेबस है आपका जो मेंशन किया गया है दैट इज प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, उनका रोल और उनकी वर्किंग। तो दो चीज़ों पर हमें फोकस करना है, उनके रोल के ऊपर फोकस करना है, उनकी वर्किंग के ऊपर फोकस करना है। किस पे फोकस करना है? जब प्रिंसिपल ऑर्गन यूनियन गवर्नमेंट के देखेंगे तो एग्जीक्यूटिव पे फोकस करेंगे, लेजिस्लेटिव पे फोकस करेंगे और जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि सेंट्रल लेवल पे यही पार्ट है जुडिशरी का। फिर प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट पे आएंगे, सेम चीज़ है, हमारा सेंट्रल फोकस रहेगा उनके रोल पे और उनकी वर्किंग पे, और कवर करना है एग्जीक्यूटिव को, लेजिस्लेचर को और हाई कोर्ट को। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो एक्चुअली में हम बात करते हैं पार्लियामेंट की, और जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तब हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम की। और पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो टॉपिक है आपका 3rd यूनिट का, जो हमने कवर नहीं किया है, और वो पार्ट हम यहाँ कवर कर लेंगे। तो जो शुरुआत हम करेंगे वो लेजिस्लेचर के साथ करेंगे, लेजिस्लेचर के साथ शुरू करेंगे, पार्लियामेंट पे आएंगे और पार्लियामेंट पढ़ते वक्त पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, फिर राज्यसभा के बारे में, लोकसभा के बारे में, और बाकी फिर एग्जीक्यूटिव पे आ जाएंगे। तो इसी सिक्वेंशियल मैनर में हम लोग ये टॉपिक कवर करने वाले हैं। ठीक है, और फोकस रखेंगे जो भी क्रिटिसिज्म वगैरह है, रोल है, फंक्शन है, वर्किंग है, उन सब बातों को सेंटर में रख के अपना ये टॉपिक कवर करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद दिस। जब हम यूनियन गवर्नमेंट की बात करते हैं तो इसमें 3 यूनिट्स आती हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जब हम लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो लोअर हाउस लोकसभा बन जाता है और अपर हाउस राज्यसभा बन जाता है। एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो उसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये सारे आ जाते हैं। और जब जुडिशरी की बात करते हैं तो एपेक्स जुडिशियल ब्रांच हमारी सुप्रीम कोर्ट है, तो हम उसे कवर करेंगे। और इसके अलावा जो इनके डिसीजंस होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं बाकी कोर्ट्स के लिए, दैट्स ऑल्सो ट्रू। तो ये 3 पार्ट्स हैं जो हमें इसमें पढ़ने हैं। तो लेजिस्लेचर से स्टार्ट करेंगे, देन एग्जीक्यूटिव पे आएंगे, देन जुडिशरी पे आएंगे। ठीक है, तो ये सीक्वेंस रहेगा पढ़ने का। नाउ इसमें लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है, राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है। लोकसभा के पास प्रैक्टिकली ज़्यादा पावर्स होती हैं और राज्यसभा के पास प्रैक्टिकली कम पावर्स होती हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, व्हाई दिस इज लोअर हाउस एंड व्हाई दिस इज अपर हाउस? कोई जानता है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ब्रिटेन से डिराइव्ड है। तो एक्चुअली में ये माना जाता है कि जब भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में लोग जाते थे तो वो कंपैरेटिवली सुपीरियर होते थे, और उसी को कॉपी करके हमने यहाँ पे हाउस ऑफ स्टेट्स बना दिया है, जहाँ पे राज्यसभा बना दिया है। तो ये माना जाता है कि वहाँ पे जो लोग आते हैं सुपीरियर आते हैं, लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी उसमें सुपीरियरिटी के कुछ एलिमेंट्स जाते हैं। जैसे कि अगर आप ये इमेजिन कर लो कि लोकसभा में जो भी लोग चुन के जा रहे हैं वो अपनी मिनिमम एज पर हैं, और राज्यसभा में जो लोग चुन के जा रहे हैं वो सारे अपनी मिनिमम एज पे हैं, तो सीनियर कौन होगा? लोकसभा की राज्यसभा? राज्यसभा ना। राज्यसभा में मिनिमम एज 30 है और लोकसभा में 25 है, तो ऑलरेडी सीनियर हो जाएंगे वो। दूसरा, लोकसभा में सभी लोग चुन के जाते हैं तो वो पॉपुलैरिटी के बेसिस पे जाते हैं, एक्सपर्टीज़ के बेसिस पे नहीं जाते। डेमोक्रेसी में आप पॉपुलैरिटी के बेसिस पे जाते हो। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे राज्यसभा में जो लोग चुन के जाते हैं वो स्टेट के लेजिस्लेचर के थ्रू चुन के जाते हैं, और स्टेट अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वहाँ पे भेजता है। तो जब भी स्टेट अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजेगा तो अपने एक्सपर्ट व्यक्ति को भेजेगा। दूसरा, वहाँ पे 12 लोग नॉमिनेट भी होते हैं, तो जो लोग नॉमिनेट हो रहे हैं वो एक्सपर्ट होते हैं अलग अलग फील्ड के। तो एक्सपर्टीज़ के मामले में भी देखा जाए तो जो आपको राज्यसभा मिलेगा वो कंपैरेटिवली सुपीरियर मिलेगा, और लोकसभा में आपको कॉमन लोग मिलेंगे। ऐसा प्रिज्यूम्ड है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, ज़रूरी नहीं है, बट जनरल नोशन यही है। तो इसलिए इसको अपर हाउस और लोकसभा को लोअर हाउस कह दिया जाता है। नाउ वाइस प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव में इस तरीके से आ सकते हैं, बिकॉज इन जनरल एज ए वाइस प्रेसिडेंट तो उनका कोई काम होता नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली कंटिजेंसी पोस्ट है तो वो प्रेसिडेंट की पोस्ट एज्यूम करते हैं। तो ये कंटिजेंसी पोस्ट है प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए। तो अगर प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव का पार्ट है तो वाइस प्रेसिडेंट को भी एग्जीक्यूटिव का पार्ट ही रखा जाता है, और जब वो फंक्शन अपना परफॉर्म करते हैं चेयरपर्सन के तौर पे तब तो वो लेजिस्लेटिव फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन वो कोर फंक्शन इसलिए है बिकॉज अभी उनके पास कोई फंक्शन है नहीं परफॉर्म करने को। तो एक कंटिजेंसी पोस्ट है फॉर द पर्पज ऑफ प्रेसिडेंट। हाँ, कुछ कह रहे हो?
पार्ट 5 में जो है यही जो पांच लोग हैं, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, और सर एक ये भी सर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी सर, मतलब इसमें सर पार्ट 5 में इन द एग्जीक्यूटिव सर उसे भी सर लेंगे, मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखते हैं। हाँ वो तो ठीक है, पार्ट 5 में डाल दिया है, लेकिन सिर्फ इसलिए हमें कॉन्सेप्चुअल बैकअप चाहिए होगा ना। अगर हम उनको एग्जीक्यूटिव बना रहे हैं तो एक कॉन्सेप्चुअल ग्राउंडिंग, जस्ट बिकॉज वो किसी एक ऐसे पार्ट में है जो जिसमें सारे एग्जीक्यूटिव्स हैं। हाँ मतलब अगर आपको ये पता है दैट्स ओके, आपको पता हो कि हाँ वहाँ पे एग्जीक्यूटिव के पार्ट में सभी लोगों को क्लब करके रखा गया है। बट वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो एक कंटिजेंसी पोस्ट है प्रेसिडेंट के पर्पज से। उन्हें अल्टीमेटली वो वर्क्स या फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं जो प्रेसिडेंट के फंक्शंस हैं। वो तो उनके पास कोई काम नहीं है, फ्री की सैलरी ना देनी पड़े, इसलिए एक काम दे दिया उनको कि चलो उधर बैठे रहो, कुछ कुछ काम करते रहो। ठीक है, तो देखिए पार्लियामेंट, इसकी बात करते हैं। पार्लियामेंट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सेंटर होता है, सीधी सी बात है, सेंटर में यही है, इसी के चारों ओर सारी बातें चल रही होती हैं। सुप्रीम इंस्टीट्यूशन माना जाता है देश का, और एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करता है। एग्जीक्यूटिव जो एक्चुअली में गवर्नमेंट चलाते हैं और देश चलाते हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने वाला अगर देश में कोई है तो हमारी पार्लियामेंट ही है। जो पार्लियामेंट की पावर है वो एग्जीक्यूटिव के ऊपर एक्सटेंड होती है, और एग्जीक्यूटिव अपनी मनमानी नहीं कर सकती, बिकॉज उन्हें आंसर करना होता है खुद को पार्लियामेंट में जाके। जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं वो लोगों की रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, और इसीलिए जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पोर्ट्रे करते हैं लोगों के प्रति इन द पार्लियामेंट। ठीक है, तो जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो पार्लियामेंट के लोगों के प्रति होती है। आप ऐसे समझ सकते हो कि चूंकि पार्लियामेंटेरियंस जो होते हैं वो लोगों के द्वारा चुन के भेजे जाते हैं, तो पार्लियामेंट की जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो लोगों की ओर होती है। ये तो एक बेसिक सी बात हो गई पार्लियामेंट के बारे में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया तो पार्लियामेंट को सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार किया गया। एक ऐसी बॉडी बनाई गई जो हमारे देश को चेंज कर सकती हो। नाउ जो पार्लियामेंट है वो एक लेजिस्लेटिव ऑर्गन है, इनका काम होता है कानून को बनाना यूनियन गवर्नमेंट के एम्बिट में, और जो इंडिया है वहाँ पे एक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट वर्क करती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वर्क करती है। पार्लियामेंट्री सिस्टम यहीं पे पैरेलली हो जाएगा, तो ये मत सोचिएगा कि हाँ थर्ड यूनिट में हुआ नहीं है तो वो छूट रहा है, नहीं छूटेगा, यहीं पे कवर हो जाएगा। तो हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ऑप्ट किया है, और जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव होती है ये रिस्पॉन्सिबल या फिर आंसरेबल होती है लेजिस्लेचर के लिए। कारण ये है बिकॉज एग्जीक्यूटिव इज पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर एंड दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दी प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ यूएसए, जहाँ पे एग्जीक्यूटिव का लेजिस्लेचर से कोई लेना देना नहीं होता। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अपने लिए एग्जीक्यूटिव खुद ही चुन सकते हैं, और वो लेजिस्लेचर का पार्ट हो ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर जो भी मेंबर एग्जीक्यूटिव में होते हैं वो एक्चुअली में लेजिस्लेचर में से ही निकल के आते हैं। एग्जीक्यूटिव का मतलब मिनिस्टर्स से है, मैंने बताया था। एग्जीक्यूटिव दो तरीके के होते हैं, परमानेंट एंड टेम्परेरी। टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव्स में मिनिस्टर्स आते हैं और परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स में ब्यूरोक्रेट्स आते हैं। तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं तो अगर हम टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव्स की बात कर रहे हैं तो वो लेजिस्लेचर में से ही निकल के आते हैं, यानी कि जो मिनिस्टर्स होते हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी होते हैं। और ये बहुत ही कोर फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, चूँकि जो मिनिस्टर्स होते हैं यानी कि एग्जीक्यूटिव वो पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर होते हैं, तो उन्हें जाके लेजिस्लेचर में बैठना पड़ता है और वहाँ पर उनसे क्वेश्चंस किए जाते हैं उनकी पॉलिसीज़ को लेकर, उनकी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर, एंड दे नीड टू आंसर, उनको जवाब देना होता है। और यही कारण है कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी पर फोकस करती है। काम करने वाले लोग, गवर्नमेंट को रन करने वाले जो लोग होते हैं वो पार्लियामेंट में जाके अकाउंटेबल बन जाते हैं, आंसरेबल बन जाते हैं। और इसीलिए ये जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये वोलाटाइल होता है, अनस्टेबल होता है। सरकार जब देखो तब गिर जाती है, कभी भी कोई भी नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर चला आता है, पार्टी में डिफेक्शंस होते हैं, इंस्टेबिलिटी मैसिव होती है पार्लियामेंट्री सिस्टम में। लेकिन एक जो चीज़ हमें इसमें मिलती है दैट इज़ आंसरेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी हमको मिल जाती है, जो एग्जीक्यूटिव होती है वो लेजिस्लेचर में जाके अपनी अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करती है। यहाँ पर देखिए जो हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसमें जो पार्लियामेंट है वो एक सेंट्रल पोजीशन हमारे इंडिया के डेमोक्रेटिक सिस्टम में ऑप्ट करता है। ये जो मॉडल है गवर्नमेंट का वो वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। वेस्टमिंस्टर इज द लोकेशन जहाँ पे ब्रिटेन का पार्लियामेंट लोकेटेड है, तो चूंकि वहाँ का पार्लियामेंट वहाँ पे लोकेटेड है तो उस मॉडल को वेस्टमिंस्टर मॉडल कहते हैं, और हमने उनका सेम मॉडल अपने यहाँ फॉलो कर लिया है, इसीलिए इंडिया के मॉडल को भी वेस्टमिंस्टर मॉडल कह दिया जाता है। अब हम नहीं, लोकेशन का नाम है, दिस इज द नेम ऑफ द प्लेस जहाँ पे वहाँ की पार्लियामेंट लोकेटेड है। ठीक, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या पार्लियामेंट्री सिस्टम जो आपके थर्ड यूनिट में है वो बात अभी हम कर रहे हैं। इसे कैबिनेट गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट,
कई सारे नामों से जाना जाता है। अलॉट ऑफ नेम्स आर देयर फॉर द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये ब्रिटेन, जापान, कनाडा और इंडिया जैसे कई सारे देशों में प्रेवलेंट है। ये सिस्टम है, यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव होती है ये अकाउंटेबल होती है पार्लियामेंट के लिए, और ये अपनी ऑफिस में, अपने पोस्ट पे तब तक रह सकते हैं जब तक कि इनके पास कॉन्फिडेंस हो। कहाँ पे? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में अगर मेजोरिटी नहीं है गवर्नमेंट की तो गवर्नमेंट गिर जाती है, नई सरकार बनती है। ज़रूरी नहीं कि इलेक्शन ही हो, नई सरकार बनने के लिए इलेक्शन का होना ज़रूरी नहीं है। कोई और पार्टी विद इन टाइम फ्रेम अगर मेजोरिटी प्रूव कर दे तो उसकी गवर्नमेंट बन जाती है। तो यहाँ पे आपने देखा जो एग्जीक्यूटिव होती है वो लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का ये एक पहला फीचर है। दिस इज़ द फर्स्ट फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो लेजिस्लेचर या फिर पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आइवर जेनिंग्स, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को प्रिमस इंटर पेरिस कहा है, यानी कि वो फर्स्ट अमंग इक्वल्स होते हैं। प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्राइम मिनिस्टर कोई स्पेशल पर्सन नहीं होता, वो भी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही होता है। आपने कभी किसी प्राइम मिनिस्टर को वोट नहीं किया होगा। यू कैन नेवर वोट फॉर अ प्राइम मिनिस्टर। आप हमेशा वोट करते मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए। वो बता जरूर देते हैं कि हमारा ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारा प्राइम मिनिस्टर बनेगा, बट एक्चुअली में जो उनकी पोजीशन होती है वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इक्विवेलेंट ही होती है। बस वो उनमें पहले होते हैं, जिनके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो लीड करते हैं। इसे कैबिनेट सिस्टम इसलिए कहा जाता है बिकॉज गवर्नमेंट में जो कोर मेंबर्स होते हैं, मिनिस्ट्री के जो कोर मेंबर्स होते हैं, वो रियल डिसीजन मेकिंग एक्सरसाइज करते हैं और उन मिनिस्टर्स को कैबिनेट कह दिया जाता है। कैबिनेट इस प्रकार के गवर्नमेंट के फॉर्म में न्यूक्लियस में होती है। पार्लियामेंट्री सिस्टम एक्चुअली में उसमें जो पावर्स ग्रांट की जाती हैं वो कुछ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स एक्सरसाइज करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, उन्हीं से मिलकर कैबिनेट बनता है और रियल की वो एक्सरसाइज करते हैं। दैट इज द रीजन कि इस प्रकार के सिस्टम को कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कह दिया जाता है। बाद में मेंशन किया गया, पहले मेंशन नहीं था। कौन से अमेंडमेंट से मेंशन किया गया? 44th अमेंडमेंट में जो वर्ड कैबिनेट है उसको मेंशन किया गया। क्यों मेंशन किया गया? याद है? हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड कैबिनेट मेंशन नहीं किया गया था, लेकिन पहले गवर्नमेंट ने सीधा प्रपोजल दे दिया और एम हिदायतुल्लाह जी थे जिन्होंने इमरजेंसी इम्पोज करी। कहा जाता है कि जब उन्होंने इमरजेंसी इम्पोज करी थी तब में नहा रहे थे और उन्होंने इमरजेंसी के डिक्लेरेशन के पेपर पर साइन किया था, तो उसको पढ़ा भी नहीं था, बस उनको ये पता था कि ये इमरजेंसी इम्पोज की जा रही है, उसका पेपर आया है, उन्होंने इस पर यूं ही साइन कर दिया। नहीं, कौन था? फखरुद्दीन अली अहमद, हिदायतुल्लाह नहीं, फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद उस समय प्रेसिडेंट थे ना, तो वो जब उन्होंने जब साइन किया था तो एक्चुअली ही वाज बाथिंग, वो नहा रहे थे, उन्होंने देखा भी नहीं था पेपर, फखरुद्दीन अली अहमद जी ने, और उन्होंने साइन कर दिया था। अब बात यह है कि देख भी लेते तो क्या हो जाता, और अगर नहा ना भी रहे होते तो क्या हो जाता, ऑफिस में बैठे होते तो भी साइन तो करना पड़ता ना। तो बात यह है कि क्या गवर्नमेंट अपनी ओर से कोई इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन करके उस पर प्रेसिडेंट का साइन ले सकती है? तो 44th अमेंडमेंट कहा गया कि नहीं, इंडिविजुअली प्राइम मिनिस्टर इस प्रकार के डिसीजंस नहीं ले सकता। इस प्रकार के डिसीजंस में कैबिनेट की एसेंट चाहिए होगी, और कैबिनेट की एसेंट का मतलब ये है कि जो ग्रुप ऑफ प्रोमिनेंट मिनिस्टर्स हैं वो भी इस बात पर अपनी एसेंट देते हों कि इमरजेंसी चाहिए। ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि किसी का दिमाग तो काम कर रहा होगा ना इतने लोगों में। अगर मान लो प्राइम मिनिस्टर का दिमाग सनक दिमाग काम करेगा और वो अपोज करेगा, ठीक है। तो देखिए, स्कॉलर्स जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, तो पंडित नेहरू जी सपोर्टर हैं, अंबेडकर जी सपोर्टर हैं। गांधी जी को बिल्कुल पसंद नहीं था, गांधी जी को पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पसंद नहीं आती थी। उनका ऑब्सेशन था ग्राम स्वराज को लेकर, जो प्रैक्टिकल नहीं था, लेकिन था, उसका क्लियर कट फ्रेमवर्क था नहीं कि उसे इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा, बट वो थे सपोर्ट में। तो देखिए, यहाँ पे जो नेहरू जी हैं, नेहरू जी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं बिकॉज उनका ऐसा मानना था कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो डेमोक्रेसी है उसको स्ट्रॉन्ग बनाती है। और उन्होंने देश के आज़ाद हो जाने के बाद जब वो पहले प्राइम मिनिस्टर के पद पर आए तो उन्होंने कई सारे काम भी किए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को इंडिया में स्ट्रॉन्ग बनाने को लेकर। जैसे उन्होंने हमेशा अपोजिशन के साथ इफेक्टिवली कोऑर्डिनेट किया, पार्लियामेंट में बहुत ही कंस्ट्रक्टिव डिबेट्स होती थी, डिस्कशंस होते थे जब डिसीजंस लिए जाते थे। तो उन्होंने हमेशा ये कोशिश करी कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग रहे। वो डेमोक्रेसी के सपोर्टर थे, तो जब उनको डेमोक्रेसी रन करने को मिली, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी उनको रन करने को मिली, तो उन्होंने उसे तमीज़ से बढ़िया से रन भी किया। उन्हें क्यों पसंद था पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नेहरू जी को क्यों पसंद था? उनका ऐसा मानना था कि ये सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को अडियर करता है। उनके अकॉर्डिंग जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, यहाँ पे होता है आर्ग्यूमेंट, डिस्कशन और डिलिबरेशन, जो कि बहुत ज़रूरी है इंडिया जैसी पॉलिटी के लिए। इंडिया में जिस तरीके की पॉलिटी है, यहाँ पर बहुत सारे डाइवर्स
ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं, डाइवर्स सेक्शन में लोग रहते हैं, और इतनी डाइवर्सिटी जहाँ पर भी हो ना, वहाँ पर किसी भी मुद्दे पर डिबेट्स एंड डिस्कशंस बहुत ज़रूरी हैं। बिना डिबेट्स एंड डिस्कशंस के बढ़िया तरीके से काम नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कि जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये किसी भी कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यूज़ को भी प्यार से और शांति से सुलझाने का मौका देता है। मान लीजिए किसी जगह पे कोई डिमांड चल रही है, लिंग्विस्टिक स्टेट्स को बनाने की डिमांड चल रही है, लिंग्विस्टिक स्टेट्स को डिमांड अगर बात चल रही है, वैसे उन्होंने ढंग से किया नहीं था, दंगे तो हुए ही थे, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर लिंग्विस्टिक स्टेट्स मांग रहे हैं तो आपके पास एक फोरम है जहां पर सब लोग बात करके डिसाइड कर सकते हो कि लिंग्विस्टिक स्टेट देना है कि नहीं देना है। तो आपको मौका मिल जाता है ना कि आप डिबेट एंड डेलिब्रेशन करके, पॉलिसी मेकिंग करके लिंग्विस्टिक स्टेट बना सकते हो। तो एक जो कॉन्फ्लिक्टिंग इशू है, आप उसे पार्लियामेंट में बैठ के शांति से रिजॉल्व कर सकते हो। ये मौका आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मिलता है, जहां पर प्रॉपर डिबेट एंड डेलिब्रेशन हो पाते हैं। तो पीसफुली हम कई सारे जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो डिबेट एंड डिस्कशन के थ्रू पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ले सकते हैं। यही कारण है कि नेहरू जी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को एडवोकेट करते हैं। ठीक है, अंबेडकर जी का ग्राउंड ये है। अंबेडकर जी जब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं तो उसके पहले गांधी जी को क्रिटिसाइज करते हैं। गांधी जी ग्राम स्वराज की बात करते हैं, तो गांधी जी जब कहते हैं कि गांवों को एम्पावर करो, उनको ग्रास रूट डेमोक्रेसी में इंक्लूड करके डायरेक्ट डेमोक्रेसी को इंप्लीमेंट करो, तो अंबेडकर जी सबसे पहले तो विलेजेस को डेन ऑफ इग्नोरेंस कहते हैं। मतलब वहाँ पे जो भी लोग हैं वो हाईली इग्नोरेंट हैं। मतलब आप समझो कि अंबेडकर जी विलेजेस को कभी भी सपोर्ट नहीं करते थे, मतलब उनको वो पावर देना ही नहीं चाहते थे। रीज़न समझो, आज सिटीज़ में डिस्क्रिमिनेशन कम हो गया है ना, लोग इतना अनटचेबिलिटी या कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। गाँवों में होता है कि नहीं होता है? विलेजेस में अभी भी होता है। विलेज एक्चुअली में हमेशा से डिस्क्रिमिनेशन का सेंटर रहे हैं। विलेज हमेशा से डिस्क्रिमिनेशन का सेंटर रहे हैं। ग्रास रूट लेवल पे वो अक्सर लीगल लिमिट्स के बाहर चले जाते हैं, लॉज वहाँ पे अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट हो नहीं पाते, अभी भी वहाँ पे इस तरीके की प्रॉब्लम एक्सरसाइज की जाती हैं। तो अंबेडकर जी को पता था कि जो विलेजेस हैं वो सेंटर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, और विलेजेस को अंबेडकर जी कभी पसंद नहीं करते थे। और वहाँ पे गांधी जी ग्राम स्वराज की बात करते थे, तो उनको गांधी जी की बात पसंद नहीं आती थी। वो ये बात बोलते भी थे कि जो विलेजेस हैं वो सेंटर है डिस्क्रिमिनेशन का और सबऑर्डिनेशन का, और उन्हें हम एम्पावर करें, ये सही नहीं है, ये गलत है। वो सही तरीके से जो पावर्स हैं उनको एक्सरसाइज भी नहीं कर पाएंगे। उन्होंने इसके बदले पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया। जब हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो डिबेट चली कि हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑप्ट करेंगे या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑप्ट करेंगे। हमारे सामने दोनों थे और हमें दोनों में से एक चुनना था। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमें स्टेबिलिटी देता है। स्टेबिलिटी देने का मतलब है कि प्रेसिडेंट बन गया तो 4 साल के लिए बन गया, और उसे हटा पाना इतना आसान नहीं होता, वो बना रहेगा। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, मेजोरिटी पे सरकार होती है, मेजोरिटी गई सरकार गई। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अनस्टेबल है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्टेबल है। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ज़्यादा अकाउंटेबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट होती है जुडिशरी से। जो प्रेसिडेंट होता है वो कई बार अपने रिश्तेदारों को, परिवार के सदस्यों को भी एग्जीक्यूटिव का पार्ट बना लेता है। यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ पे अगर कोई एग्जीक्यूटिव का पार्ट बनना चाहता है तो उसे चुन के आना होगा। जब हम एग्जीक्यूटिव कह रहे हैं तो आप जो नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, उन्हीं को समझिए, ठीक है। सिविल सर्वेंट्स की बात बाद में होगी, इंडिपेंडेंट। अभी एग्जीक्यूटिव्स मीन्स मिनिस्टर्स, आप ऐसे समझ के चलो। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर्स होते हैं उन्हें लेजिस्लेचर में जाके क्वेश्चन आवर में या कई और मोशंस के थ्रू जवाब देना पड़ता है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमको अकाउंटेबिलिटी देता है लेकिन स्टेबिलिटी नहीं देता। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमको स्टेबिलिटी देता है लेकिन अकाउंटेबिलिटी नहीं देता। दोनों में से कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऐसा नहीं है जो हमको दोनों देता हो। अब हमें दो में से एक चुनना था, स्टेबिलिटी या फिर अकाउंटेबिलिटी। स्टेबिलिटी का आनंद हमने बहुत लिया था। 200 सालों से एक सरकार थी यहाँ पे, जाने का नाम नहीं, इतनी स्टेबल सरकार थी। यहाँ तो 5 साल के, मतलब 5 साल में सरकार में मुश्किल लगी रहती कि 5 साल अपने पूरे कर लें। ब्रिटिश गवर्नमेंट 200 सालों से इतनी स्टेबल थी कि हिल ही नहीं रही थी। पूरा जोर लगा दिया हमने कि ये सरकार गिरे, वो सरकार जैसे तैसे 200 साल बाद गिरी। तो स्टेबिलिटी का हमने भरपूर आनंद लिया था, और अब हमको स्टेबिलिटी नहीं चाहिए थी, अब हमको चाहिए थी अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट में अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, वो मनमानी करते थे। तो हमने चूंकि का भरपूर आनंद लिया, तो अब हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए थी, और अकाउंटेबिलिटी हमको मिल रही थी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने ऑप्ट कर लिया। और दूसरा, हम हमें काम करना चाहते हैं, वांट टू मेक प्रेसिडेंशियल सिस्टम लेते तो इंस्टीट्यूशंस और पार्लियामेंट्री सिस्टम का सब आइटम पहले से चल रहा था, बस उसे ही कैरी ऑन करना था। चल रहा था, हमें लगा ये वाला यही वाला, तो हमने इजी वाला अपनाया
और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने अपने यहाँ स्टैब्लिश कर दिया, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हमने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। जबकि देखो उल्टा है, जहाँ पर भी फेडरल सिस्टम होता है वहाँ पर ज़्यादा सूटेबल होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ना वो यूनिटरी सिस्टम के लिए ज़्यादा बढ़िया है। हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम था और फेडरल सिस्टम के साथ ज़्यादा कंपैटिबल था प्रेसिडेंशियल, लेकिन हमने फेडरल सिस्टम को अपनाया और प्रेसिडेंशियल नहीं लिया, हमने पार्लियामेंट्री उठा लिया फेडरल के साथ, तो खिचड़ी बना दी हमने एक प्रॉपर बढ़िया से खिचड़ी तैयार की, खूब सारी सब्जियां डाल के, ठीक है। तो हमने फेडरल सिस्टम के साथ पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया और इसीलिए इतना ज़्यादा अनस्टेबल भी रहता है पूरा सिस्टम। तो हमने स्टेबिलिटी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी को चुना। ये नेहरू जी का है, अंबेडकर जी का, कि हमें दो में से एक चुनना था कि या तो हम स्टेबिलिटी चुन लें और या फिर हम अकाउंटेबिलिटी चुन लें। तो हमने अकाउंटेबिलिटी को चुना, स्टेबिलिटी को पीछे छोड़ दिया। यहाँ पर जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है इसमें इंटरडिपेंडेंस होती है, कोलैबोरेशन होता है, पार्टीज़ को लगता है कि वो अकेले नहीं जीत पाएंगे तो वो कोलैबोरेशन कर लेते हैं। जो अभी एनडीए यूपी है ये भी काइंड ऑफ कोलैबोरेशन ही है, पॉलिटिकल कोलैबोरेशन है, कई सारी पार्टीज आपस में कोलैबोरेट कर लेती हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी रहती है। सो दिस सिस्टम इज मोर अकाउंटेबल। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के क्रिटिक्स में महात्मा गांधी का नाम आता है, उनकी किताब है हिंद स्वराज। वहाँ पे वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं। वो कहते हैं इंडिया जैसी कंट्री के लिए पार्लियामेंट्री सिस्टम सही नहीं है, हमें चाहिए कि हम सेल्फ सफिशिएंट नॉन हायरार्किकल सोशलिस्ट विलेजेस बनाएं, जहाँ पे कोई ऊपर कोई नीचे ना हो, हर गांव अपने आप में सेल्फ डिपेंडेंट हो। और वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी इंडिया में चाहते थे, ना कि रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो गांधी जी को तो पार्लियामेंट्री सिस्टम कभी पसंद नहीं आया, ही नेवर सपोर्टेड पार्लियामेंट्री सिस्टम, और इन्हीं को क्रिटिसाइज करते हुए अंबेडकर जी ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को सपोर्ट किया। देखिए जो फेडरल सिस्टम है उसमें आपको एक ऐसी गवर्नमेंट चाहिए होती है जो एग्जीक्यूटिव से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस ना होती हो, ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस ना होती हो। पावर एक्सरसाइज कौन करता है? हु एक्सरसाइजेज मोर पावर? प्रैक्टिकल फॉर्म में पावर कौन एक्सरसाइज करता है? एग्जीक्यूटिव। प्रैक्टिकल फॉर्म में जो पावर एक्सरसाइज की जाती है वो एग्जीक्यूटिव के द्वारा की जाती है। और अगर आप इंडिया में यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में देखें तो जो लेजिस्लेचर है उसके ऊपर इन्फ्लुएंस या डोमिनेंस किसका होता है? लेजिस्लेचर का। पार्लियामेंट की में लेजिस्लेचर का ज़्यादा डोमिनेंस होता है। पार्लियामेंट खुद ही लेजिस्लेचर है। पार्लियामेंट में जो डोमिनेंस होता है वो एग्जीक्यूटिव का होता है। पार्लियामेंट एक्चुअली में वही करती है जो उससे एग्जीक्यूटिव करवाती है, और जो पावर एक्सरसाइज करता है वो पावर एक्यूमुलेट करने की कोशिश करता है, वो पावर एक्यूमुलेट करने की कोशिश करता है। फेडरल सिस्टम में आपको जो 6 एलिमेंट्स मैंने बताए हैं वो 6 के 6 एलिमेंट्स सिर्फ इसीलिए हैं ताकि स्टेट्स की पावर को सेंटर छीनने ना पाए। याद है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सब कुछ साफ साफ लिखा हो, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डिवीजन ऑफ पावर, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, बाइकैमरल लेजिस्लेचर। सारे सिस्टम इसीलिए डेवलप किए गए हैं क्योंकि स्टेट सबको पता है कि सबऑर्डिनेटेड कंडीशन में रहेंगे। स्टेट सबऑर्डिनेट कंडीशन में रहेगा तो उसकी पावर के जाने का खतरा सेंटर से ज्यादा रहेगा, और सेंटर में अगर एग्जीक्यूटिव का ज्यादा इंटरफेरेंस है, ज्यादा इन्फ्लुएंस है, तो वो अपनी पावर को छीनेंगे। जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसमें एग्जीक्यूटिव एकदम अलग हो जाती है, वो अपना इंडिपेंडेंट काम करते हैं, ट्रू सेपरेशन ऑफ पावर है वहां पे। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ट्रू सेपरेशन ऑफ पावर होता है, वो इंटरवीन नहीं करते, और कई बार तो बड़ी दिक्कत हो जाती है वहाँ पे मिड टर्म इलेक्शंस होते हैं। तो अमेरिका में लेजिस्लेचर का टेन्योर कितना होता है? 4 साल का। सच में? लेजिस्लेचर का कितना होता है? 6 साल का। सच में? प्रेसिडेंट का 4 साल का होता है। लेजिस्लेचर का कितना होता है? 5 साल का। वहां पे मिड टर्म इलेक्शंस होते हैं, आपने सुना है? तो अभी कुछ समय पहले तो मिड टर्म इलेक्शन होता है तो बड़ा टेंशन हो जाती है वहां के प्रेसिडेंट को। तो मिड टर्म इलेक्शन को मिड टर्म इलेक्शन बोलते क्यों हैं? एग्जैक्टली। वहां पे जो लेजिस्लेचर है ना उसका टेन्योर 2 साल का होता है, और मिड टर्म इलेक्शन को मिड टर्म इलेक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो प्रेसिडेंट के टेन्योर के मिड में होता है। मिड टर्म इलेक्शन में ज्यादातर ऐसा होता है कि जिस पार्टी से प्रेसिडेंट होता है उस पार्टी की मेजॉरिटी लेजिस्लेचर में चली जाती है और फिर उसको काम करने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो देखो वहां पे जो पहला इलेक्शन होता है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के पैरेलल होता है लेजिस्लेचर का।
तो हवा चल रही होती है, अगर ट्रंप जीत रहे हैं तो उन्हीं की पार्टी लेजिस्लेचर में भी जीत जाएगी, तो दिक्कत होती नहीं है। जो प्रेसिडेंट बना उसकी पार्टी को मेजॉरिटी मिल गई। अब प्रेसिडेंट का टर्म चलेगा 4 साल का, लेजिस्लेचर का 2 साल बाद खत्म हो जाता है। तो अब जो दूसरा इलेक्शन होता है वो प्रेसिडेंट के टर्म के मिड में होता है, इसीलिए तो उस इलेक्शन को मिड टर्म इलेक्शन कहते हैं। और 2 साल में लोगों को समझ में आ जाता है कि प्रेसिडेंट बेकार है, वो चाहे जो भी हो। ट्रंप के समय में समझ में आ गया था, बिडेन के समय में समझ में आ गया। तो जब दूसरा इलेक्शन होता है मिड टर्म इलेक्शन, तो उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में जो प्रेसिडेंट की पार्टी होती है उसकी मेजॉरिटी चली जाती है। अब फिर जो प्रेसिडेंट है वो हर बिल पास करवाने के लिए हाथ जोड़ता है लेजिस्लेचर के कि भैया हमारा बिल पास कर दो। तो ये इसीलिए जब मिड टर्म इलेक्शन होता है तो प्रेसिडेंट बड़ा टेंशन में रहता है, और इसलिए तो मिड टर्म इलेक्शन को मिड टर्म इलेक्शन बोलते हैं। ठीक है, 5 साल नहीं होता, हमारे यहाँ 5 साल होता है, उनके यहाँ 2 साल होता है। ठीक है, तो 2 इलेक्शन हो जाते हैं, सही होता है ना। 2 साल बहुत है आनंद लेने के लिए। तो अपनी हिंद स्वराज में उन्होंने क्रिटिसाइज किया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के ऊपर एग्जीक्यूटिव का कम इन्फ्लुएंस होता है, तो स्टेट्स ज्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं और वो अपना काम ऑटोनॉमी के साथ कर पाते हैं। इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम क्यों अडॉप्ट किया गया, ये आपकी वही वाला टॉपिक है, 3rd यूनिट का टॉपिक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम क्यों अडॉप्ट किया गया इंडिया में। के.एम. मुंशी जी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के एक ऐसे मेंबर थे जो हर बात पे ऑब्जेक्शन रेज करते थे। हर बात पे कोई भी प्रोविजन ऐसा हो, ये लोग सोचते थे कि कोई एक ऐसा प्रोविजन हम लोग पास करेंगे जिस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा और उसे हम बिना ऑब्जेक्शन के पास हो जाने देंगे। तो ये लोग जितना भी प्रोविजन लेकर आते थे, के.एम. मुंशी वाज द पर्सन जो हर चीज पे ऑब्जेक्शन करते थे कि नहीं इसमें ये तो गड़बड़ है। तो फिर ये लोग तिरंगा रेजोल्यूशन लेकर आए थे कि तिरंगा पास करेंगे। तो तिरंगा तो बड़ा बढ़िया इन्होंने बनाया था, बीच में अशोक चक्र 3 कलर एकदम बढ़िया लग रहा था तिरंगा। तो तिरंगा जब रेजोल्यूशन आया कि तिरंगा रेजोल्यूशन ऑप्ट करना है, तो तिरंगे पे कौन ऑब्जेक्शन करेगा, तिरंगे पे कोई ऑब्जेक्शन करेगा। तो ये हुआ कि ये एक ऐसा रेजोल्यूशन होगा जो बिना ऑब्जेक्शन के पास होगा। तो बोले किसी को कोई ऑब्जेक्शन, सारे डर रहे थे खड़े ना हो जाए, ये खड़े हो गए, बोले हमें ऑब्जेक्शन है इस पे। बोले क्या ऑब्जेक्शन है आपको। बोले कोई तो एक चीज है जो छोड़ दो, जिस पे बोल दो कि आपको ऑब्जेक्शन नहीं है, तिरंगा पे आपको क्या ऑब्जेक्शन है। बोले गांधी जी ने इसमें बीच में चरखा लगाया था, वो चरखा लगा देते तो ज्यादा बढ़िया दिखता ये। सबने कहा चरखा नहीं लगाया जाएगा, जैसे है वैसे ठीक है। तो फिर सभी मतलब हंसी मजाक भी होता था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, तो वो लोग अपना मजे से फिर उन्होंने तिरंगा रेजोल्यूशन पास कर लिया। तो के.एम. मुंशी जी बोलते हैं कि हमें ये सिस्टम समझ में आता था क्योंकि ब्रिटिश रूल के समय में ये हमारे पास बहुत लंबे समय से था, तो हमें इसके बारे में आइडिया था, तो ज़्यादा मेहनत नहीं लग रही थी समझने में, तो बढ़िया से इसको ऑप्ट करना ईजी था, तो इसलिए हमने इसको ऑप्ट कर लिया। तो ये तो पहला कारण रहा कि हम इस सिस्टम को लेकर फेमिलियर थे, मेजर रीजंस। ठीक है, एक तो हम इसको लेकर फेमिलियर हैं। दूसरा अंबेडकर जी का वही आर्गुमेंट है कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्टेबिलिटी में से किसी एक को चुनना था और हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी चुनी। 2 में से कोई भी सिस्टम हमें दोनों नहीं देता, हमें एक ही मिलता, या तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती, या तो हमें या अकाउंटेबिलिटी हमको मिल पाती, या हमें स्टेबिलिटी मिल पाती। प्रेसिडेंशियल लेते तो स्टेबिलिटी मिलती, पार्लियामेंट्री लेते तो अकाउंटेबिलिटी मिलती। और आपको पता है कि हमको अकाउंटेबिलिटी चाहिए थी, हमें स्टेबिलिटी नहीं चाहिए थी, तो हमने अकाउंटेबिलिटी चूज की और हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम ले लिया। तो अंबेडकर जी का आर्गुमेंट यहाँ पर। तो के.एम. मुंशी जी कहते हैं कि हम इसके लिए कंप्लीटली अवेयर थे, तो इसलिए हमने इसको ईजिली ऑप्ट कर लिया। और अंबेडकर जी का ये था कि हम 2 में से एक ही चुन सकते थे, तो हमने अकाउंटेबिलिटी को चुना। तीसरा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम अथॉरिटेरियनिज्म को रोकता है। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है यहां पे स्टेबिलिटी भले ही कम हो, लेकिन ये पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल सिस्टम में देखो प्रेसिडेंट के पास कितनी पावर होती है, वो सर्वे सर्वा होता है। आप ये समझो कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट के पास कितनी पावर होती है, इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हो कि उसे स्पेसिफिक कंडीशंस में वॉर डिक्लेयर करने तक का राइट होता है यूनिलैटरली। नॉर्मल कंडीशन में नहीं, नॉर्मल कंडीशन में वहां पे वॉर या पीस डिक्लेयर करने का राइट किसके पास होता है, सीनेट के पास। वहां का अपर हाउस बहुत पावरफुल है, हमारे जैसा नहीं है एकदम बेकार सा। उनके यहाँ का अपर हाउस बहुत पावरफुल है, सीनेट बहुत पावरफुल है। जो जितने भी सिग्निफिकेंट अपॉइंटमेंट होते हैं वो सीनेट करती है, वॉर या पीस कुछ भी डिक्लेयर करना है तो सीनेट करती है। लेकिन एक ऐसी कंडीशन है जहां पे प्रेसिडेंट को वॉर डिक्लेयर करने का राइट दिया गया है, और वो ये है कि अगर किसी अमेरिकन प्रॉपर्टी को बिना प्रोवोक किए अगर नुकसान पहुंचाया गया है, तो प्रेसिडेंट के लिए उस कंट्री के अगेंस्ट में वॉर डिक्लेयर करने के लिए सीनेट की कंसेंट जरूरी नहीं है। ये एक स्पेसिफिक प्रोविजन है। मतलब कि अगर किसी ने किसी टेरिटरी पे अटैक कर दिया, जैसे मान लो ये यूक्रेन और रशिया आपस में लड़ रहे हैं, अब यहाँ पे अगर अमेरिका को वॉर डिक्लेयर करना है तो सीनेट की कंसेंट चाहिए, सीनेट की कंसेंट चाहिए। लेकिन हवाई आइलैंड पे अभी रशिया अटैक कर दे, कोई कंसेंट नहीं चाहिए, वो अटैक कर सकता है।
ये राइट उसको मिला है। मतलब प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट बहुत पावरफुल होता है और उसके पास अथॉरिटेरियन पावर होती है, और अमेरिका को छोड़कर कोई ऐसा प्रेसिडेंशियल सिस्टम है भी नहीं जहां के प्रेसिडेंट ने खुद को ऑटोक्रेटिक ना बनाया हो। जहां कहीं पर भी प्रेसिडेंशियल सिस्टम आया, वहां पर जैसे रूस में सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, पूरा प्रेसिडेंशियल सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, श्रीलंका में भी सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, दोनों के पास पावर होती है, प्रेसिडेंट के पास भी और प्राइम मिनिस्टर के पास भी। जहां सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी है ना, वहां पर भी प्रेसिडेंट अपनी पावर इतनी ज्यादा बढ़ा लेता है कि जो दूसरा पावर सेंटर होता है उसको सबऑर्डिनेट बना देता है। और अमेरिका को छोड़ के किसी और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसा हुआ नहीं कि वो डेमोक्रेटिक कैरेक्टर को मेंटेन कर पाया हो, और हम तो इस चीज से बड़ा घबराते थे कि हमारे यहाँ कोई ऑटोक्रेटिक ना बन जाए। बाकी जिसने भी इस प्रकार का पॉलिटिकल सिस्टम ऑप्ट किया है वो गया है खतरे में, तो हमने ऐसा कोई रिस्क लिया नहीं। हमने कहा बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का, और हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑप्ट कर लिया क्योंकि इसमें ऑटोक्रेटिक होने का खतरा नहीं है। यहाँ किसी के पास इतनी पावर होती ही नहीं है। कोई जबरदस्ती पावर ले ले तो भले ले ले, इंदिरा गांधी जैसे, तो उन्होंने भी जबरदस्ती ले ली थी। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन इतनी पावर किसी को देता ही नहीं, ठीक है। तो ये है कि ये अथॉरिटेरियनिज्म रोकता है। नेक्स्ट है कि इंडियन सोसाइटी के हिसाब से सिस्टम सही है। इंडिया की जो सोसाइटी है वो बहुत ज़्यादा हेट्रोजेनस है, कॉम्प्लेक्स है, प्लूरल है। हम चाहते थे कि गवर्नमेंट में सबका हिस्सा हो। प्रेसिडेंशियल सिस्टम अपनाते तो क्या होता, देखो प्रेसिडेंशियल को एग्जांपल में नहीं लोगे तो पार्लियामेंट्री समझ में आएगा नहीं। प्रेसिडेंशियल अपनाते तो क्या होता, वहां पे जो गवर्नमेंट होती है उसमें लोगों का कोई हिस्सा नहीं होता, वो तो प्रेसिडेंट बनाता है ना गवर्नमेंट। हमारे यहाँ क्या है, हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया, तो अलग अलग ग्रुप से लोग चुन के पार्लियामेंट में जाते हैं, और उन्हीं ग्रुप्स में से लोग चुन के जाते हैं गवर्नमेंट में। जब सरकार गवर्नमेंट बनाती है तो सोचती है हर सेक्शन को लोग ध्यान देते हैं, कितने मुस्लिम मिनिस्टर बने हैं, कितने दलित मिनिस्टर बने हैं, कितने सिख मिनिस्टर बने हैं, लोग ध्यान देते हैं। डेटा निकलता है कि इस सरकार ने तो मुस्लिम्स को मिनिस्टर बनाया ही नहीं, इस सरकार में तो कोई दलित मिनिस्टर है ही नहीं, तो लोग इस बेसिस पर क्रिटिसाइज करते हैं। तो सरकार जब सरकार बनाती है, मतलब मिनिस्टर्स को अपॉइंट करती है, ध्यान देती है कि सबको समेट ले ताकि कोई क्रिटिसाइज ना करे। तो इंडिया जैसी प्लूरलिस्ट कंट्री में गवर्नमेंट में सबकी हिस्सेदारी हो, ये इंश्योर करना जरूरी था, और ये चीज हमें केवल पार्लियामेंट्री में मिल रही थी। प्रेसिडेंशियल में ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है, वहां तो प्रेसिडेंट जिसको मर्जी बना देगा, कोई टेंशन ही नहीं होगा, ठीक है। फीमेल प्रेसिडेंट वहां पे ना अमेरिका में कोई फीमेल प्रेसिडेंट नहीं है अभी तक। कितना लंबा इतिहास है उनका, लॉन्ग हिस्ट्री, कोई फीमेल प्रेसिडेंट नहीं। दो लोग कौन, हाँ अच्छा, मतलब दोनों पोस्ट आप मिला के देख रहे हो, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और इधर इंदिरा गांधी जी। द्रौपदी मुर्मू तो अभी दूसरी हो गई, तो अभी तो मतलब प्राइम मिनिस्टर एक रही हैं इंदिरा गांधी जी, और उतने में सबका मन तृप्त हो गया है। सब एकदम संतुष्ट हो गए हैं कि नहीं, एक महिला प्रधानमंत्री, हम इतने से एकदम संतुष्ट हैं, अब हमको दूसरा वाला नहीं चाहिए। कहाँ पे है भाई, फिनलैंड में पूरी कैबिनेट वुमेन की है, कौन सी, फिनलैंड में, कंफर्म कर लेना डेटा, ठीक है ठीक है। तो देखो इंडियन सोसाइटी का जो कैरेक्टर है ना, उसके अकॉर्डिंग जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो कंपैटिबल है। समझ में आ गया कि नहीं, गवर्नमेंट में सबको हिस्सेदारी नहीं मिलती प्रेसिडेंशियल में, और इसमें मिल जाती है। चेक्स एंड बैलेंसेस, चेक्स एंड बैलेंसेस यहाँ पे अपोजिशन मेंटेन कर लेता है, क्योंकि अपोजिशन को गवर्नमेंट से बात करने का मौका मिलता है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती नहीं है लेजिस्लेचर के लिए, तो वहाँ अपोजिशन कुछ कर नहीं पाता, वो केवल लेजिस्लेचर तक ही रह जाते हैं। यहाँ पे जो अपोजिशन पार्टी होती है तो गवर्नमेंट को चेक करती है, जबकि वो लेजिस्लेचर में बैठे होते हैं, वो लेजिस्लेचर में बैठ के गवर्नमेंट को चेक करते हैं, और उनके पास प्रॉपर मौका होता है क्योंकि वो आके बैठते हैं ना वहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के दर्जे पे। तो ये जो मौका है वो हमें नहीं मिल पाता प्रेसिडेंशियल में, ये हमें पार्लियामेंट्री में मिलता है कम है, मतलब उतनी नहीं है जितनी हमारी है। वहाँ पे प्रेसिडेंट बहुत पावरफुल है। जाते हैं, क्यों नहीं जाएंगे, कि यहाँ पे जो अपोजिशन है वो एक्टिव होता है ज़्यादा, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज को काउंटर करता है। 0R में कई सारे एडजर्नमेंट मोशन वगैरह लाके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना सरकार से, तो इस तरीके से सरकार कंट्रोल में रहती है। कंपल्सरी नहीं, बट फंक्शनिंग है। जो उनकी
स्टेट, हर स्टेट से 2 लोग जाते हैं, मतलब 50 स्टेट हैं तो 100 लोग जाते हैं, उनकी सीनेट में 100 मेंबर होते हैं। नहीं देंगे जवाब, खाली मीडिया को जवाब देते हैं। कहाँ पे? वहाँ पे मतलब चूंकि स्टेट्स में जुडिशरीज है ना बहुत ज़्यादा, तो जो स्टेट की जुडिशरी है वो भी वहाँ पे एम्पावर्ड है, और वहाँ पे जुडिशियल सेग्रीगेशन भी है। जैसे हमारे यहाँ तो जुडिशरी यूनिफाइड है, इंटीग्रेटेड है, ठीक है, तो वहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, जुडिशरी स्टेट की अपनी अलग होती है। जो वेस्टर्न स्कॉलर है, जो वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं, वो इंडिया में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, सेंटर में एक फेडरल कोर्ट अलग होता है, स्टेट स्टेट्स के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो फेडरल कोर्ट में रिजॉल्व करते हैं। फेडरल कोर्ट क्यों नहीं रहेगा? वहां पे भी फेडरल कोर्ट है, जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट है वैसे उनका फेडरल कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट में मेंबर क्यों जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में जज जाएंगे ना। हाँ, तो जज चुने जाएंगे, जो जैसे उनका जो भी मैकेनिज्म है जजेस को चुनने का, तो जो जजेस चुने जाते हैं वो इंडिपेंडेंट चुने जाते हैं, वो किसी भी स्टेट से हो सकते हैं। सर वहाँ पे जज बायस्ड रहते हैं सर, उनका सीधा रहता है कि वो राइट विंग के हैं और ये लेफ्ट विंग के, और ऐसा नहीं कि उनको शर्म है या फिर कुछ डेमोक्रेसी के अगेंस्ट पे वो खुल के बोलते हैं। मतलब वो पार्टी से एफिलिएट हो गया था, पार्टी से ही रहते हो, तो मतलब वो काफी ज्यादा रूल रहता है उनके उसमें। तो जिस पार्टी से प्रेसिडेंट है उसी पार्टी का उनका एफिलिएशन रहता है, बाकी वो चुन के आते हैं। ठीक है। वेस्टर्न स्कॉलर्स क्यों एप्रीहेंसिव थे? उनको लग रहा था कि इंडिया जो है वो क्यों पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं मैनेज कर पाएगा और पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया में कोलैप्स कर जाएगा। उनको ऐसा लगता था कि इंडिया में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये वेस्टर्न ओरिजिन का है, तो ये वेस्टर्न सोसाइटी के लिए है, एशियन सोसाइटी में पार्लियामेंट्री सिस्टम वर्क नहीं करेगा। एक तो उनको ये लगता था, दूसरा कि इंडिया को पार्लियामेंट्री सिस्टम का सही तरीके से एक्सपीरियंस नहीं है। ब्रिटिशर्स ने हमेशा इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम को एक्सरसाइज किया है, तो जब भी इंडियंस पार्लियामेंट्री सिस्टम को एक्सरसाइज करेंगे तो वो सही तरीके से एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। इंडिया की सोसाइटी बहुत डाइवर्स है, पार्लियामेंट्री सिस्टम डाइवर्सिटी को अकोमोडेट तो करता है लेकिन वो फ्रिक्शन भी क्रिएट करेगा। फिर जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो फ्रिक्शन का सेंटर बन जाएगा। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में तो किसी को मौका ही नहीं मिलेगा लड़ने झगड़ने का, यहां पे लोगों को मौका मिलेगा तो लोग लड़ेंगे झगड़ेंगे। और यहां पर जो डेमोक्रेसी है वो एक एडवर्शियल डेमोक्रेसी बन जाएगी, जहां पर लोग एक दूसरे से लड़ रहे होंगे, ना कि कॉन्सिक्वेंशियल डेमोक्रेसी, कंसेंशुअल डेमोक्रेसी, जहां पर सभी लोग मिलकर काम करते हो। ऐसा यहां होगा नहीं। सोसाइटी डिवाइडेड है तो लोग एक दूसरे के अगेंस्ट में डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को यूज करेंगे, और यहां पे पावर के लिए हमेशा कंपटीशन रहेगा। ये जो पावर कंपटीशन है ये इस प्रकार के सिस्टम को, पार्लियामेंट्री सिस्टम को सही तरीके से काम नहीं करने देगा। पार्टीज ग्रुप्स के बीच में फ्रिक्शन होगा, और हर पार्टी किसी ग्रुप से एफिलिएटेड होती है तो पार्टीज के बीच में फ्रिक्शन होगा, और जो जैसे पार्लियामेंट है वो फ्रिक्शन का सेंटर बन जाएगा क्योंकि उनको मौका मिलेगा। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में इसका उनको मौका ही नहीं मिलेगा, लेकिन यहां पे उनको ये मौका मिलेगा। मॉरिस जोन्स, पार्लियामेंट इन इंडिया, इनकी किताब का नाम है। यहां पे ये बोलते हैं कि इंडिया के पार्लियामेंट्री सिस्टम में कुछ गड़बड़ियां हैं, और कहते हैं कि इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम सर्वाइव कर गया, ये गलती से सर्वाइव कर गया, मतलब कर ही गया जैसे तैसे। और इंडिया के पार्लियामेंट्री सिस्टम में गड़बड़ी क्या है, यहां पे कभी भी अपोजिशन स्ट्रांग नहीं रहता, कभी अपोजिशन यहां स्ट्रांग नहीं होता। आप एक बड़ा सा मतलब पिक्चर देखो, बड़ी पिक्चर देखो, तो जब नेहरू जी की गवर्नमेंट थी तो अपोजिशन नेग्लिजिबल रहा करती थी, उनके पास बहुत पावर नहीं होता था। फिर बीच में कुछ समय आया, इंदिरा गांधी जी की सरकार में भी अपोजिशन बहुत स्ट्रांग नहीं रहती थी। राजीव जी की सरकार आई तब भी अपोजिशन बहुत स्ट्रांग नहीं रहती थी। प्रेजेंट गवर्नमेंट देख लो, यहाँ पे अपोजिशन का क्या रोल है, वो बेचारे 10% सीट नहीं ले पा रहे हैं कि वो अपोजिशन कहला सकें, वो खुद को अपोजिशन कह सकें, इस हालत में नहीं जा पा रहे हैं। तो इंडिया की जो डेमोक्रेसी है इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यहां पे कभी अपोजिशन स्ट्रांग रहता ही नहीं है, और दूसरा गवर्नमेंट और पार्टी के बीच में बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप होती है। जो गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स होते हैं वो पार्टी एफिलिएटेड होते हैं, क्योंकि वो पार्टी के ही टिकट पे जीत कर जाते हैं, जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जरूरी नहीं है कि जो मेंबर चुन के आ रहा है एग्जीक्यूटिव में वो किसी पार्टी का मेंबर हो, वो इंडिपेंडेंट पर्सन हो सकता है, कोई टेक्नोक्रेट हो सकता है। यहां ऐसा कुछ नहीं है।
तो यहाँ पे पार्टी का गवर्नमेंट के साथ एक बहुत ही क्लोज एफिलिएशन होता है। तो जो गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी होती है उसी पे, जो पार्टी की आइडियोलॉजी होती है उसी पे गवर्नमेंट काम करती है, उसी के ऊपर गवर्नमेंट काम कर रही होती है। ठीक है। पार्लियामेंट का इंडिया में रोल, ये दो प्रॉब्लम्स इनकी तरह बताई जाती हैं मॉरिस जोन्स के थ्रू। पार्लियामेंट का इंडिया में रोल, रोल और वर्किंग, ये कीवर्ड्स हैं, रोल और वर्किंग। हाँ हाँ हाँ, की और रोल मतलब, की तो मतलब इंपॉर्टेंट किसी चीज को की कहा जाता है, की रोल होता है, की और रोल नहीं होता। वैसे तो आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं तो आपने समझ लिया होगा कि इसका इंडिया में क्या रोल है। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम को ऑप्ट करने का रीजन है वही पार्लियामेंट्री सिस्टम का इंडिया में रोल है। ठीक है। अगर आपको रोल बताना हो तो वो इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम को अकाउंटेबल बनाता है, जो इंडिया की डाइवर्सिटी है उसको अकोमोडेट करता है। ये सारी चीज़ें जो आपने पॉइंट्स पढ़े हैं, ये पॉइंट्स आप उसके रोल में मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा इसके रोल की बात करें तो ये लोगों के विल को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि लोग अपने मेंबर्स को चुन के भेजते हैं, तो लोगों के विल को रिप्रेजेंट करती है पार्लियामेंट। और गवर्नमेंट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है। पार्लियामेंट इंडिया में सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी है, तो जो पॉलिसी मेकिंग की जाती है उसके लिए सबसे सुपीरियर प्लेटफॉर्म है। और एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी को भी पार्लियामेंट ही इंश्योर करती है। ये एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करते हैं। और ये डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी का हाईएस्ट प्लेटफॉर्म है, जहां पर हम डेलिब्रेशंस करते हैं, डिबेट करते हैं और इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं। तो ये तो पार्लियामेंट का रोल है। और पार्लियामेंट का जब भी रोल लिखना हो तो पार्लियामेंट को हमने जिस लिए ऑप्ट किया है वही उसका रोल है, वही उसका काम है इंडिया में। ठीक है। पार्लियामेंट की जो फंक्शनिंग है, एक है ना एक्चुअल वर्किंग। तो पार्लियामेंट की जो फंक्शनिंग है वो कई सारे स्टेजेस में चली है। जैसे यहां पे शंकर एंड रॉड्रिच, इनकी किताब है द इंडियन पार्लियामेंट अ डेमोक्रेसी एट वर्क। यहां पे इन्होंने इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के इवोल्यूशन के 3 स्टेज बताए हैं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो पहला स्टेज था उसने लेजिटिमेसी इंजॉय की, मतलब लोग ये मानते थे कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इंडिया में बढ़िया काम कर रही है एंड एवरीथिंग इज ओके। इसके पीछे कारण क्या था कि जो पार्लियामेंट है उसके पास लेजिटिमेसी थी। रीजन बिहाइंड, सरकार के पास एक स्टेबल मेजोरिटी थी और एक डोमिनेंट पोजीशन थी। स्टेबल मेजोरिटी थी, डोमिनेंट पोजीशन थी। डोमिनेंट पोजीशन इसलिए थी बिकॉज कांग्रेस उस समय बहुत इन्फ्लुएंशियल थी। देश आज़ाद हुआ था, लोग कांग्रेस को पसंद करते थे और नेहरू जी की लीडरशिप थी। नेहरू जी बहुत ही स्ट्रांग लीडर थे, इस कारण से लोग उस समय पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को लेजिटिमेट मानते थे। दूसरा कि वेस्टर्न एजुकेटेड एलीट क्लास इंडिया में रह रहा था। जो वेस्टर्न एजुकेटेड एलीट क्लास था वो पार्लियामेंट को नेशन बिल्डिंग के लिए एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन मानता था। उन्हें बिलीव था कि पार्लियामेंट्री सिस्टम बढ़िया है। एक शेयर्ड पॉलिटिकल कल्चर उस समय चला करता था। जो इंडियंस थे, लेकिन अभी तो देश आज़ादी हुआ था तो ब्रिटिश टाइम में ही सारे पढ़े हुए थे और उनको ऐसा लगता था कि हाँ जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वो इंडिया के लिए बेटर है, तो वो लोग उसको लेजिटिमेट मानते भी थे, क्योंकि उन्होंने वेस्टर्न सिस्टम को अच्छे से पढ़ा और समझा था। वेस्टर्न एरा में ही वो पढ़े लिखे थे, ब्रिटिशर्स के टाइम पर ही वो पढ़े लिखे थे। उसके बाद तो हमने सारा अपना जो सिलेबस वगैरह है सब कुछ अपने हिसाब से रीमॉड्यूलेट किया, चेंज किया, लेकिन उसके पहले तो ब्रिटिशर्स के टाइम में ही पढ़े लिखे लोग थे जो उस समय एग्जिस्टेंस में थे। हमें पॉलिटिकल कल्चर उस समय का शेयर्ड दिखता है। शेयर्ड का मतलब ये है कि आज अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग डायमेंशन में देश को ले जाने की कोशिश करते हैं। उस समय चूंकि देश आज़ादी हुआ था तो ना केवल गवर्नमेंट में जो लोग थे उनके बीच में एक कॉमन विजन था कंट्री को लेकर, बल्कि जो अपोजिशन पार्टीज थी उनके मन में भी इंडिया को लेकर एक कॉमन विजन हुआ करता था। देश अभी आज़ाद हुआ था और देश के आज़ाद होने के बाद जो आज़ादी के आइडियल्स थे वो लोगों ने छोड़े नहीं थे, वो उसको पकड़े हुए थे। तो इसलिए भी लोग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को लेजिटिमेट मानते थे। पार्लियामेंट में चूंकि जो गवर्नमेंट थी वो मेजोरिटी में थी तो वो हेजेमोनिक कंडीशन ले सकती थी और लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर सकती थी। ऐसा अगर उसे ज़बरदस्ती करना पड़े तो ज़बरदस्ती कर सकती थी। नेहरू जी ने किया भी, उन्होंने की पॉलिसी मेजर्स ऑप्ट किए
जमींदारी को अबॉलिश किया, रिजर्वेशन इंप्लीमेंट किया, और ऐसा करने के लिए उनको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ा और उन्होंने किया। तो गवर्नमेंट इतनी पावरफुल थी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होने के बावजूद वो अपने आप को एसर्ट कर रहे थे और की चेंजेस करके सोशल वेलफेयर कर रहे थे। तो लोगों को लग रहा था कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बढ़िया है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अच्छे से काम करती है। तो जो पॉलिटिकल कल्चर का मतलब एक शेयर्ड विजन था कि देश कैसा होगा, हम अपने देश को क्या बनाना चाहते हैं, देश में सभी को इंडिपेंडेंस मिले, राइट्स मिले। ऐसा नहीं था कि हाँ हम अथॉरिटेटिव हो जाएंगे और अपने हिसाब से जो लेफ्ट विंग की आइडियोलॉजी है उसको प्रोपेगेट करेंगे, राइट विंग की आइडियोलॉजी है उसको प्रोपेगेट करेंगे। ये सिस्टम नहीं था, एक कॉमन विजन था कंट्री के लिए। उस समय देश में जो रूलिंग पार्टी थी उसमें जो अलग अलग लीडर्स थे उनके पास भी कॉमन विजन था और अपोजिशन पार्टीज के पास भी कॉमन विजन था। शुरू में तो यही था। फिर सेकंड फेज स्टार्ट होता है 1960s से 80s के बीच में। नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है और अब लोगों को पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की कमियां समझ में आने लगी। हमने कई सारे वॉर्स फेस किए। इंडिया चाइना का वॉर हुआ, इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ 71 में। ग्रीन रिवोल्यूशन आया तो एक नया सोशल ग्रुप इमर्ज हुआ जो एग्रीकल्चरल क्लास से बिलोंग करता था लेकिन वेल्दी था और पैसे वाला था, और वो अब अपने आप को सोसाइटी में असर्ट करने लग गए। इंदिरा गांधी जी की जो गवर्नमेंट थी उसमें लेजिटिमेसी की कमी थी जो नेहरू जी एंजॉय करते थे। जितना लोग नेहरू जी को पसंद करते थे उतना ऑफकोर्स इंदिरा गांधी जी को तो नहीं करते थे। इंदिरा गांधी जी थोड़ी एग्रेसिव भी थी अपनी पॉलिसीज में, इस वजह से भी उनकी लेजिटिमेसी कम हो गई थी। कांग्रेस की मेजोरिटी कई सारे स्टेट्स में ड्रॉप डाउन हो जाती है आफ्टर 1967। तो जो एक गवर्नमेंट थी जो देश के हर हिस्से में रूल किया करती थी, अब धीमे धीमे वो सिस्टम भी ब्रेक डाउन हो रहा था। जब तक सेंटर स्टेट में एक ही गवर्नमेंट थी तब तक वो फेडरल सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम के बीच का जो फ्रिक्शन था वो हमें समझ में नहीं आया। हम क्या कह रहे थे, फेडरल सिस्टम में पार्लियामेंट्री सिस्टम कंपैटिबल नहीं है, फेडरल सिस्टम में प्रेसिडेंशियल सिस्टम ज़्यादा कंपैटिबल है। लेकिन शुरू में हमें समझ में नहीं आया, ये प्रॉब्लम हमें समझ में नहीं आई क्योंकि गवर्नमेंट एक ही थी, सेंटर में भी और स्टेट में भी। तो कहने को तो हम फेडरल थे लेकिन देखा जाए तो सारा मामला यूनिटरी ही था क्योंकि जो केंद्र में सरकार है वही राज्यों में है। तो फेडरल सिस्टम पार्लियामेंट्री सिस्टम के साथ कंपैटिबल नहीं है। ये नेहरू जी के समय तक तो 15 साल किसी को समझ में आया ही नहीं क्योंकि गवर्नमेंट सेम थी। लेकिन जब 1967 ऑनवर्ड स्टेट्स में अलग अलग सरकारें आई तब सेंटर और स्टेट के बीच में फ्रिक्शन शुरू हुआ और तब हमें इस बात का एहसास होना शुरू हुआ कि हमने फेडरल सिस्टम के साथ पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया हुआ है और पार्लियामेंट्री सिस्टम फेडरल सिस्टम के साथ चलता नहीं है, लड़ते हैं ये लोग आपस में। और जो सेंटर है उसमें एक पार्टी होती है जो लेजिस्लेचर में डोमिनेट करती है और वो स्टेट्स को सब्जुगेट करने की कोशिश करती है। ये प्रॉब्लम अराइज होगी, ये 67 तक अराइज नहीं हुई, उसके बाद अराइज हुई। तब हमको लगने लगा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में गड़बड़ी है। हमने जो मॉडल अपनाया है फेडरल सिस्टम का उसके हिसाब से पार्लियामेंट्री सिस्टम ठीक नहीं है। इंदिरा गांधी जी ने फिर इमरजेंसी लगा दिया आनन-फानन में, बोले लाओ ये एडवेंचर भी कर लेते हैं। 1970s में कई सारे सोशल मूवमेंट अराइज हुए, एंटरप्राइज राइज एजिटेशन शुरू हुआ, जो एंटी करप्शन मूवमेंट शुरू हुआ था गुजरात से शुरू होकर बिहार में पहुंच गया था। फिर चिपको मूवमेंट शुरू हुआ एनवायरमेंट को बचाने के लिए, जेपी आंदोलन शुरू हो गया जहां पर उन्होंने टोटल रिवोल्यूशन शुरू कर दिया। एक पॉलिटिकल अपहेवल भी शुरू हुआ और तब लोगों ने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को क्वेश्चन करना शुरू किया कि अगर ये डेमोक्रेटिक सिस्टम इतना अच्छा है तो ये प्रॉब्लम्स आ क्यों रही हैं। पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन शुरू हुआ। इनिशियल प्रॉब्लम पंजाब में ज़्यादा थी, जम्मू कश्मीर में तो जो प्रॉब्लम है वो 1990s ऑनवर्ड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। 1990 के बाद ये प्रॉब्लम जम्मू एंड कश्मीर में बहुत एग्रीवेट हुई है और उसके पीछे देखो कारण बहुत सारे थे। जम्मू कश्मीर में ये बढ़ने का सबसे बड़ा कारण था क्या, रशिया का डिसइंटीग्रेशन, रशिया का अफगानिस्तान से जाना। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी का सबसे बड़ा कारण रशिया का अफगानिस्तान से जाना था, उसका डिसइंटीग्रेशन था। हम ये वाला लिंक समझ नहीं पाते हैं लेकिन देखो जब तक वहाँ पे रशिया अफगानिस्तान में था तो जो लड़ाके थे, जो मुजाहिदीन थे, उनको ट्रेन किया गया था अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान में और उनका जो पूरा कॉन्सेंट्रेशन रहता था वो रहता था उधर अफगानिस्तान में रहता था। वो अफगानिस्तान में जाके लड़ते थे, अफगानिस्तान में से वो चला गया। तो अफगानिस्तान में से जब चला गया तो वो लड़ने वाले अब क्या करें, वो खाली बैठ गए। तो उन्होंने कहा कि जॉब चाहिए हमको। इन्होंने कहा जॉब नहीं है, तुम्हारा काम खत्म हो गया, जाओ कोई और काम करो। बोले भाई हम AK-47 चलाते हैं, हमको गन चलाना आता है, वेल्डिंग करना थोड़ी आता है, तो वो काम दो जहां पे हम बंदूक चला सकें। तो बोले कहाँ भेज दें तुमको, कहीं तो भेजना पड़ेगा ना। तो वो ट्रेंड थे लड़ाके मुजाहिदीन और अफगानिस्तान में लड़ने के लिए उनको तैयार किया गया था। अफगानिस्तान का मामला हो गया शांत और पाकिस्तान में सारे बैठे थे पाकिस्तान के सर पे। उन्होंने कहा हमको बम फोड़ना है, हमको लत लगी हुई है, हमारा मन कर रहा है बम फोड़ने का, बताओ कहाँ फोड़े।
तो बोले कि क्यों फोड़ोगे? बोले हमारा मन है, हम पहले फोड़ते थे, अफगानिस्तान में फोड़ते थे, तुम बताओ कहाँ फोड़े? नहीं, अब यहाँ फोड़ेंगे। तो पाकिस्तान को लगा, बोला भाई यहाँ मत फोड़ो, तुमको अब बताते हैं कहाँ फोड़ो। तब उन्होंने बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन शुरू किया और वो जम्मू कश्मीर में आना शुरू होते हैं। तो बोले जाओ उधर, उधर तुमको पैसा देंगे, उधर जाके बम फोड़ो। तब उन्होंने कश्मीर में आके इंसर्जेंसी बहुत स्पीड अप होती है। 1990s ऑनवर्ड्स जो इंसर्जेंसी स्पीड अप होती है, उसका सबसे बड़ा कारण था इन मुजाहिदीनों का खाली हो जाना। अगर इनको पहले कोई और जॉब मिल जाती तो लोग इधर नहीं आते। उसके पहले पंजाब वाला ये मामला पूरा चलता रहता था। तो ये जो इंस्टेबिलिटी थी, इसने भी गवर्नमेंट को क्वेश्चन करना शुरू किया और इंडिया में रीजनल पॉलिटिक्स शुरू हो गई, नई नई पार्टीज इवॉल्व होनी शुरू हो गई जो कास्ट बेस्ड बन रही थी और अपनी जो इंटरेस्ट थे उनको असर्ट कर रहे थे, अपने इंटरेस्ट को असर्ट कर रहे थे। तो ये कारण था 1960s से 80s का जो दौर था, उसमें गवर्नमेंट जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है उसकी लेजिटिमेसी को क्वेश्चन किया जाने लगा। फिर आता है 1990s ऑनवर्ड्स, 1990 के बाद का समय जो अभी भी चल रहा है। पार्लियामेंट्री सिस्टम का सबसे बड़ा डिक्लाइन तो इस समय में देखने को मिला है। पार्लियामेंट्री सिस्टम चल जरूर रहा है, लेकिन पहले के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है। मल्टी पार्टी सिस्टम इवॉल्व हो गया है, पॉलिटिकल पार्टीज बड़ा कंपीट करती हैं एक दूसरे से, अलग अलग पार्टीज हैं हर स्टेट में। तो एक पार्टी रही नहीं गई जो देश के ज़्यादातर हिस्सों में कंट्रोल कर सके, अलग अलग पार्टीज इवॉल्व हो गई। कास्ट, रिलीजन और बाकी के लोकल फैक्टर्स बहुत एक्टिव हो गए। पहले ये फैक्टर्स उतने एक्टिव नहीं थे। कोलिशंस बन रहे थे, वो अनस्टेबल थे, सरकारें बन रही थी और गिर जा रही थी, कोई सरकार चला ही नहीं पा रहा था। डिफेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, आया राम गया राम सिस्टम शुरू हो गया था और जिससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। ये आया राम गया राम से जो सरकार है ना, वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में नहीं गिरती, वो पार्लियामेंट्री सिस्टम में गिरती है। तो जो डिफेक्शन बढ़ने शुरू हुए तो फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम को क्वेश्चन किया गया ना कि हमने सिस्टम ही खराब अपनाया हुआ है। अगर हमने सिस्टम ही अपनाया ही नहीं होता तो फिर इनके आने जाने से कोई मतलब ही नहीं था, फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन अब फ़र्क पड़ रहा था। ग्लोबलाइजेशन का जब इन्फ्लुएंस शुरू हुआ इंडिया में, तो उसने भी हमारी पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग को हिंडर करना शुरू किया, इंटरप्ट करना शुरू किया। ग्लोबलाइजेशन ने कैसे इंटरप्ट किया? ग्लोबलाइजेशन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है, सोचिए। पावर से पहले गवर्नमेंट के पास सेंटर में रहती थी, अब वो डिवाइड हो जाती है। कुछ बहुत सारी ग्रुप्स और में प्रेशर ग्रुप्स आ गए, ये सब हो गया, मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई। ग्लोबलाइजेशन ये भी तो हो गया था उस टाइम पे। थर्ड ईयर है ना, क्योंकि आईएमएफ ने बोला था ना थर्ड ईयर मतलब ये पंचायती राज का ना। और स्टेट जो चाहते थे कि मेरे यहाँ मतलब जो है एफडीआई हो, तो वो भी मतलब जो है अपना असर्ट करने लगे कि जब यूनियन से की जो है मतलब जो है हम लोगों को भी वो मिलना चाहिए, क्या एफडीआई चाहिए लोग सर अपने हिसाब से हमें अपना फॉर्मुलेट कर फॉरेन फंडिंग जो आती है दैट विल लाइक एनजीओ को जो डेवलपमेंट यहाँ पे करती है, किसका डेवलपमेंट कर्टेल करती है। तो इससे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कैसे इन्फ्लुएंस होगी? शेयर होते हैं ना, आइडियाज शेयर होते हैं सर ग्लोबलाइजेशन में। यहाँ से वहाँ तक उस तरह से लोगों को पता चला कि प्रेसिडेंट फॉर्म भी होती है, ये भी तरह से ग्लोबलाइजेशन आया क्योंकि पॉलिटिकल केओस हो चुका था, और पॉलिटिकल केओस हो चुका था तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी डाउन हो ही रही थी। मतलब प्रेसिडेंट कितने प्रेसिडेंट आ गए, कितने प्राइम मिनिस्टर आ गए याद भी नहीं होगा। मतलब गवर्नमेंट पे लग रहा है, मतलब डायरेक्टली पार्लियामेंट्री फॉर्म पे कैसे? अगर गवर्नमेंट के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है तो पार्लियामेंट्री फॉर्म के ऊपर गवर्नमेंट इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। देखो, गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक ओपिनियन पे काम करती है, आप लोगों को पता है। और ग्लोबलाइजेशन ने पब्लिक ओपिनियन को बहुत हद तक डाइल्यूट किया अलग अलग फ्रंट पे। आप जितने भी रीजन बता रहे हो, सारे किसी न किसी फॉर्म में पब्लिक ओपिनियन को डाइल्यूट कर रहे थे। और जो पब्लिक ओपिनियन है, जब वो फॉरेन एलिमेंट से इन्फ्लुएंस हो रहा था तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर पड़ रहा था और अल्टीमेटली पार्लियामेंट्री सिस्टम के ऊपर पड़ रहा था। हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम उसके जरिए वीकेन हो रहा था। जो गवर्नमेंट के पास ज़्यादा ऑटोनॉमी थी, वो ऑटोनॉमी अब ब्रीच हो रही थी। गवर्नमेंट उतना ऑटोनॉमस तरीके से अब काम नहीं कर पा रही है जितना ऑटोनॉमस तरीके से वो 1990s के पहले काम कर पाते थे। अब वो पब्लिक ओपिनियन के ज़्यादा ग्रिप में है और पब्लिक ओपिनियन यहाँ का रॉ ओपिनियन नहीं है। हमारा पब्लिक ओपिनियन वेस्टर्न कल्चर, यूरोपियन कल्चर, सोसाइटी, उनके मीडिया, न्यूज़ आउटलेट्स और उनके जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ हैं उनसे प्रभावित है, उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज से प्रभावित है। तो उसने हमें ये हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसका जो बेसिक है उसको इरोड किया, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन अभी इंडिपेंडेंट नहीं रह गया, उसके ऊपर फॉरेन एलिमेंट्स का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। वो सारे एलिमेंट्स वही हैं जो आप लोगों ने बताए। सिविल सोसाइटी का एसर्शन उसी का एग्जाम्पल है। डेमोक्रेसी जो आई तो सिविल सोसाइटी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई, वो ज़्यादा एसर्ट करने लग गई। जुडिशियल एक्टिविज्म और
जुडिशियल इंटरवीनिंग ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई 1990s ऑनवर्ड्स। इनके पास बहुत सारे टूल्स थे, उसका वो यूज़ भी करने लग गए। अपोजिशन का डिस्ट्रक्टिव रोल, पहले अपोजिशन इतना डिस्ट्रक्टिव नहीं होता था, अभी उनका एक ही काम होता है कि बिल्स पास मत होने दो। जब बिल पास नहीं होने दोगे तो गवर्नमेंट की प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी। अब जब गवर्नमेंट की प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी तब हम इनको क्वेश्चन करेंगे, जब इलेक्शन आएगा तब। तो पूरे 5 साल गवर्नमेंट को काम करने से रोकते हैं, ये पार्लियामेंट की फंक्शनिंग को रोकते हैं, सिर्फ इसलिए कि 5 साल बाद जब ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इवेलुएट होगी तब हम इनसे क्वेश्चन करेंगे कि आपने किया क्या, और जबकि वो काम करने खुद नहीं देते। तो अपोजिशन का रोल बहुत डिस्ट्रक्टिव हो गया। मीडिया ने पार्लियामेंट की इमेज को टार्निश कर दिया। लाइव प्रेसिडिंग शुरू हो गई, वहां पे एक कुर्सी फेंक रहे हैं, पेपर फेंक रहे हैं, ये तो ये लोग खुद करते हैं ना, तो अब वो चीज लोग देख रहे हैं। और पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन, क्रिमिनल एलिमेंट्स की एंट्री। क्रिमिनलाइजेशन इतना हाईलाइटेड नहीं था, इतना हाईलाइटेड नहीं था जितना ये बाद में बढ़ गया, क्योंकि पहले लोकलाइजेशन नहीं था पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स में एक जो सेंटर में पार्टी होती थी वो इतनी पावरफुल होती थी कि वो अपने एलिमेंट्स प्लॉट कर पाती थी। रीजनल पार्टीज इतनी स्ट्रांग नहीं थी, तो जब रीजनल पार्टी स्ट्रांग होंगी ना तब रीजनल लोग स्ट्रांग होंगे, और जब रीजनल पार्टी स्ट्रांग हुई तो वहां पे जो रीजन्स में बाहुबली लोग थे वो स्ट्रांग हो गए। ये जो बाहुबली लोग होते हैं ये इनका एक, उनको लोकल्स बड़ा हीरो मानते हैं। मतलब ये जो क्रिमिनलाइजेशन है उसमें एक एलिमेंट एकदम काम करता है कि वो लूटपाट करेंगे, तस्करी करेंगे, हाँ हाँ, रॉबिनहुड इमेज क्रिएट करेंगे। वो मतलब बहुत सारे इलीगल मीन्स से पैसे अर्न करेंगे, और वो जो पैसा उन्होंने इतना सारा अर्न किया है, कहीं पे किसी की शादी हो रही है तो जाके 51,000 रुपीज़ देके चले आएंगे। कोई वीकर पर्सन चला गया हेल्प मांगने के लिए तो अपने 4 जो गुंडे हैं उनको भेज के उनकी हेल्प कर देंगे। तो अब इससे वो दिखाते क्या हैं कि वो बहुत अच्छे हैं और सोसाइटी में लोगों को हेल्प कर रहे हैं, लेकिन जो ओवरऑल नुकसान वो पहुंचा रहे होते हैं वो पता नहीं चलता, वो ओवरऑल सिस्टम डिसरप्ट कर रहे होते हैं। तो ये एकदम इनेट नेचर है। ठीक है, तो ये तो पार्लियामेंट के बारे में पूरा मामला हमने समझ लिया। अब आइए पार्लियामेंट का जो एक ऑर्गन है राज्यसभा, उसकी बात कर लेते हैं। लेट्स हैव अ लुक अबाउट द राज्यसभा। पहला सवाल, राज्यसभा हो या ना हो, देयर मस्ट बी राज्यसभा और नॉट। सभी लोगों के अपने अपने ओपिनियन हैं, जैसे कि एम अनंत सयनम आयंगर, इनका ओपिनियन ये है कि जो सेकंड चैम्बर है ये पॉजिटिव है, ये इस चीज़ को लेकर पॉजिटिव है कि जो सेकंड चैम्बर है वो हैस्टी लेजिस्लेशन को रोकेगा, और सेकंड चैम्बर में लोग नॉमिनेट होकर आएंगे जो हाई इंटेलेक्ट के होंगे, तो इससे हमारे देश को फायदा होगा। तो उनका ये कहना है कि इससे हमें फायदा होगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये कहते हैं डेलिब्रेशन डेमोक्रेसी की है, और सेकेंड हाउस जो है वो डेलिब्रेशन को बढ़ा देगा, इट विल जस्ट इंक्रीज डेलिब्रेशन। प्रोफेसर सिबन लाल सक्सेना है, ये कहते हैं कि सेकेंड हाउस अननेसेसरली जो लेजिस्लेशन है उसको डिले करेगा, तो इसका कोई फायदा नहीं है, इसका नुकसान है। राज्यसभा का फिर भी कुछ ना कुछ फायदा तो होगा, तो राज्यसभा का क्या फायदा है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे तो ओपिनियन है, कुछ लोग राज्यसभा के एग्जिस्टेंस को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग राज्यसभा के एग्जिस्टेंस को अपोज करते हैं, कुछ लोग सपोर्ट में हैं, कुछ लोग अपोजिशन में हैं। प्रोफेसर सिबन लाल सक्सेना, ये बात के लोग हैं, एक मिनट। हाँ, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ही थे। फ्रीडम फाइटर थे और एक बहुत ही प्रोमिनेंट मैथमेटिशियन भी थे, पॉलिटिकल लीडर भी थे। राज्यसभा की इंपॉर्टेंस,
इम्पोर्टेंस की अगर बात करते हैं तो सबसे कोर रैशनल तो यही है कि चेक्स एंड बैलेंसेस का एक प्रिंसिपल स्टैब्लिश होगा, लोकसभा अपनी मनमानी नहीं कर पाएगी, राज्यसभा का भी एक से रहेगा। दूसरा कि ये हमारे फेडरल सिस्टम को स्ट्रांग बनाएगा। फेडरल सिस्टम को स्ट्रांग बनाने का मतलब ये है कि इंडिया बहुत डाइवर्स कंट्री है, हेटेरोजेनस सोसाइटी है, अलग अलग ग्रुप से लोग यहाँ पर आते हैं, तो अगर राज्यसभा का एग्जिस्टेंस रहेगा तो सभी डाइवर्स इंटरेस्ट के जो लोग हैं उनको राज्यसभा खुद में अकोमोडेट कर लेगा। ठीक है, अलग अलग स्टेट्स के लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा। राज्यसभा एक फोरम रहेगा काम और इन्फॉर्म्ड डेलिबरेशन का। ये ज्यूम किया गया कि लोकसभा में जो लोग जाएंगे वो हल्ला मचाएंगे और चिल्लाएंगे, लेकिन राज्यसभा में कुछ इंटेलेक्चुअल लोग बैठेंगे तो वो प्यार से शांति से बातचीत करेंगे और डिबेट डेलिब्रेशन करेंगे, लेकिन कुर्सियां तो वहाँ भी फेंकी जाती हैं। काम ना, हाँ, और राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी कम है और पर्चे फेंकना, कुर्सियां तोड़ना, ये सारा काम राज्यसभा में भी ज़्यादा होता है। जबकि उम्मीद ये थी कि राज्यसभा में ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लोग जाएंगे तो वहाँ पर वो शांति से बैठ के प्रॉपर डिबेट एंड डेलिब्रेशन करेंगे बिल पे, लेकिन वहाँ पे ये होता नहीं है। ये परमानेंट कैरेक्टर का है, डिसॉल्व नहीं होता। राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती। कई बार कहते हैं कि लोकसभा के मतलब लोकसभा का टेन्योर कितना होता है, तो 5 साल। राज्यसभा का टेन्योर कितना होता है? 6 साल। गलत है, राज्यसभा का कोई टेन्योर नहीं होता। हाँ, राज्यसभा का क्लास है क्या? एनसीईआरटी? ठीक है, खत्म करते हैं। तो राज्यसभा का कोई टेन्योर नहीं होता। ऐसे पूछते हैं ना कि गाय क्या पीती है, तो ज़्यादातर लोग जवाब देते हैं दूध। गाय दूध पीती नहीं है, गाय दूध देती है। क्यों नहीं पिएगी? मतलब एक फूड आइटम है तो क्यों नहीं पिएगी? लेकिन बात यह है कि ऐसे पूछते हैं कि जैसे मैं ये क्वेश्चन जरूर पूछता हूँ कि लोकसभा का टेन्योर 5 साल, राज्यसभा का 6 साल। राज्यसभा का टेन्योर 5 साल होता है, लेकिन लोकसभा का 5 साल होता है, राज्यसभा का कोई टेन्योर नहीं होता। राज्यसभा तो परमानेंट हाउस है, उसके मेंबर का टेन्योर 6 साल होता है। तो परमानेंट हाउस है, तो परमानेंट हाउस से डिसॉल्व नहीं होता। तो कई बार मान लो लोकसभा डिसॉल्व है, इमरजेंसी लगानी है, तो अप्रूव कौन करेगा? 1 महीने के लिए अप्रूव यही करते हैं, जब तक कि नई लोकसभा आ ना जाए तब तक के लिए अप्रूवल इन्हीं के द्वारा दिया जाता है। तो कंटिजेंसी में ये काम आ जाते हैं। इसके अलावा देखिए कई सारी और स्पेसिफिक पावर्स हैं जो राज्यसभा को दी गई हैं, जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज, कोई नई ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करनी है आर्टिकल 312 के अकॉर्डिंग, तो ये अधिकार राज्यसभा के पास है। पार्लियामेंट को ये इंपावर कर सकते हैं कि वो स्टेट के सब्जेक्ट पे भी कानून बना सकते हैं, ये काम राज्यसभा करती है। इनके पास पॉलिटिकल कंपल्शन ज़्यादा होता नहीं है, क्योंकि इनके लोग जो हैं वो लोगों से चुन के नहीं आते, स्टेट्स की असेंबली के लोग इनको चुन के भेजते हैं, तो लोग थोड़ा फ्री होते हैं काम करने में। इनको इस बात की टेंशन नहीं होती कि हमसे कोई सवाल करेगा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके, थोड़ी फ्रीडम इनको ज़्यादा होती है। और ये राज्यसभा में अलग अलग स्टेट्स की जो एस्पायरेशन है उसको फुलफिल करते हैं। हालांकि अब एक बात मैं बता देता हूँ कि राज्यसभा में स्टेट्स कंपल्शन नहीं है, मतलब स्टेट की जो रेसिडेंसी है वो कंपल्शन नहीं है। कोई एक स्टेट दूसरे स्टेट के मेंबर को भी राज्यसभा में भेज सकता है। ये 2003 के पहले नहीं होता था, ये 2003 के बाद में हुआ है। जैसे मनमोहन सिंह जी, प्रणब मुखर्जी कहाँ से थे? गुजरात से, और थे वो कहाँ के? बंगाल के। तो वो तो उस समय जब वो बने थे तो शायद वो तो ज़बरदस्ती बने थे। हाँ, वो थे भी नहीं वहाँ के, उन्होंने तो साबित किया था कि मैं गुजरात का हूँ, एलपीजी का कनेक्शन दिखाया था वहाँ का, तो उन्होंने दिखाया था कि मैं वहाँ का हूँ, और तब जाके उनको वहाँ से भेजा गया था, बट वो थे तो बंगाल के। तो मतलब ये जो लीडर्स थे, इसके पहले भी मैनिपुलेशन होता था। 2003 के पहले बड़ा मैनिपुलेशन होता था। लोग एक स्टेट से हैं, दूसरे स्टेट से उनको जाना है, तो ज़बरदस्ती वहाँ डॉक्यूमेंट दिखाते थे कि हम यहीं से हैं, वहाँ की हमारी रेसिडेंसी है, और तब उनको वहाँ भेजा जाता था। तो अभी तो ये कंपल्शन खत्म कर दिया गया, एक स्टेट किसी दूसरे स्टेट के व्यक्ति को भेज सकता है। बट ये कोर कॉन्सेप्ट नहीं है, क्रिटिसिज्म है कि राज्यसभा का मतलब क्या था कि राज्यसभा से पर्सन आएगा ना, तो अभी राज्यसभा से पर्सन कहाँ आ रहा है? वो गुजरात से है ना, उनको गुजरात से भेजा गया। अब तो खैर फर्क ही नहीं पड़ता ना, 2003 के बाद तो रूल खत्म हो गया। 2003 के बाद रूल खत्म हो गया, अब फर्क नहीं पड़ता कौन कहां से है। ये सारा मामला 3 के पहले होता था। ये क्रिटिसिज्म है राज्यसभा का, ठीक है। नाउ देखिए, ये डिफरेंट सेक्शंस को रिप्रेजेंटेशन देता है, क्योंकि अलग अलग लोग इसमें नॉमिनेशन अवेल करते हैं साइंस, आर्ट्स, स्पोर्ट्स से। और राज्यसभा जो है वो जो फेडरल प्रिंसिपल्स हैं पावर शेयरिंग के, उनको भी स्ट्रेंथन करता है, क्योंकि स्टेट्स
राज्यसभा में अपना रिप्रेजेंटेशन अवेल करते हैं।